तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। हम AKTU एफिलिएटेड बीटेक फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की यूनिट 2 फिलहाल पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम अपना यूवी विजिबल और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से। तो देखिए, आज के जो टारगेट होंगे वो होंगे हमारे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन, क्या होता है ये, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। देन हम देखेंगे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई और प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद में रेजोनेंस और रिलैक्सेशन फिनोमेना क्या होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर, और फिर देखेंगे न्यूक्लियर शिफ्ट और उसकी मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और फिर मैं आपको थोड़े से प्रीवियस ईयर के AKTU क्वेश्चंस बताऊंगी जो पहले आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, इसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल या न्यूक्लियाई जो कि लाई करता है रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। हम कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स के साथ में जब मॉलिक्यूल डील करता है, एब्जॉर्प्शन करता है या उससे रिलेटेड कोई भी फिनोमेना देखने को मिलता है, तो वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में पढ़ा जाता है। अब देखिए, जो रेडियो वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो लाई करती है वो लाई करती है 4 to 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं या MRS भी कहते हैं, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहा जाता है। ये वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिससे हम लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स जो हमारे एटॉमिक न्यूक्लियाई के आसपास होती हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको बिल्कुल शुरुआती लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है ना, जो हमारा एटम है, उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब उस पर डाली जाती हैं तो उसकी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। तो ये दोनों फील्ड्स जब आपस में इंटरैक्ट करती हैं तब ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेस मान के चलते हैं। तो देखिए, NMR जो है, इसमें एक हम कह सकते हैं इतना डिटेल्ड मेथड है ये, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा केमिकल एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अंदर हम क्या एनालाइज करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हम इससे NMR से पता कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड पोजीशंस, यानी कि जो ये हाइड्रोजन एटम्स हमने पता किए हैं कि मान लीजिए 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, तो इनकी पोजीशन कैसी है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे अलग अलग कार्बन एटम्स हैं, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, या हम कह सकते हैं कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप भी अटैच्ड है, तो इन हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन कैसी होगी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, वो भी हम पता कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और देयर रिलेटिव पोजीशंस, दोनों चीजें हम NMR से पता कर सकते हैं। इसको बहुत ही पावरफुल टूल माना गया है, जिससे कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स नहीं, हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन यहां पे मान के चलते हैं इन दी कंपाउंड। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि NMR जो एक्टिव न्यूक्लियाई जिनको हम बोलेंगे, क्या सभी एटम्स के अंदर सभी न्यूक्लियाई NMR एक्टिव हैं, यानी कि NMR रेडियो वेव्स से वो इंटरैक्ट करेंगे या रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि सभी IR के केस में भी हमने डिस्कस किया था कि सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो IR एक्टिव नहीं होते, उसमें एक क्राइटेरिया था। इसी तरीके से NMR के लिए भी क्राइटेरिया है, सभी प्रोटॉन्स या सभी न्यूक्लियाई जो हैं वो NMR एक्टिव नहीं होते। तो कौन से जो प्रोटॉन्स हैं वो या न्यूक्लियाई हैं वो NMR एक्टिव होंगे, उसके लिए हमें क्या देखना है कि जो भी हमारे न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि स्पिन एक्टिव हैं, वो हमारे NMR एक्टिव होंगे। अब ये हम कैसे पता कर सकते हैं, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होते हैं। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई हैं जिनमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं होती, यानी दोज न्यूक्लियाई विच हैव सम और द अदर वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, उनको हम कहते हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। आप जानते हैं स्पिन एक्टिव जो क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो आपने अपने स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा
जिसमें प्लस हाफ माइनस हाफ वैल्यू होती है। न्यूक्लियाई जो है वो हमारा रोटेट करता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस एंड माइनस दोनों तरीके की वैल्यूज इसमें होती हैं। लेकिन आई की वैल्यू, आई हम स्पिन क्वांटम नंबर को आई से डिनोट करेंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे न्यूक्लियाई जो हैं वो होंगे हमारे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। यानी कि देखिए इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, आई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन। अब आप देखिए इनमें जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितना कितना है। हाइड्रोजन में यहाँ 1 है, कार्बन में 13 है, फ्लोरीन में 19 है। तो ये देखा गया है कि वो एलिमेंट्स जिनमें या तो एटॉमिक नंबर ऑड हो या तो मास नंबर ऑड हो या दोनों ही ऑड हो, ऐसे जो न्यूक्लियाई हैं वो स्पिन एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हमारा बेस क्या हो गया, हमें क्या चीज याद रखनी है सिर्फ कि हमारा एटॉमिक नंबर ऑड होना चाहिए या तो एलिमेंट का, या तो मास नंबर ऑड होना चाहिए, या दोनों ही ऑड हों, तो वो स्पिन एक्टिव होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को हमने आई से डिनोट किया है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब आप देखिए हाफ इंटीजर यानी कि 1/2 हाफ इंटीजर हो गया। अगर ये ऑड है ये भी ऑड है, या हाफ इंटीजर हमारा ये ऑड है ये इवन है, या हमारा ये इवन है ये ऑड है, तो ये तीनों कैसे होंगे, ये तीनों हमारे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। यानी कि ये स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ये एनएमआर एक्टिव एक्टिविटी शो करेंगे। लेकिन अगर हमारा एटॉमिक मास भी ऑड है, एटॉमिक इवन है, और एटॉमिक नंबर भी इवन है, या उस केस में हमारी ये आई की वैल्यू 0 ही आनी है, तो ये हो जाएगा हमारा एनएमआर इनएक्टिव। सो ऑल दोज न्यूक्लियाई विच हैव either atomic number or atomic mass odd or both of them odd are spin active nuclei. नेक्स्ट हमें देखना है, ये जो पीछे हमने अभी क्वेश्चन देखा है या ये टॉपिक जो देखा है, ये आपका AKTU में अभी की बारी आया था, जो ये पिछला सेमेस्टर गया है इसमें ये क्वेश्चन आया था कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये आया था। तो ये देखिए इसका ये हमें ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारे एनएमआर का। ठीक है, प्रिंसिपल में देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है न्यूक्लियस का वन स्पिन स्टेट टू अनदर स्पिन स्टेट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब भी हम किसी न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये वहां से एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को, और एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट पे मूव कर जाता है। यानी ये ट्रांजिशन होता है एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट पे, लोअर स्पिन स्टेट से हायर स्पिन स्टेट पे, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे, हम समझ सकते हैं, विद द रिजल्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाय स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा न्यूक्लियस है जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और उसके ऊपर हम रेडियो वेव्स डालते हैं, तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है यहां से फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, रेडियो वेव रीजन में एब्जॉर्प्शन दिखाता है, और लोअर स्पिन स्टेट से हायर स्पिन स्टेट पे, यानी कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है या ट्रांजिशन होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट ऑफ प्रोसेसिंग न्यूक्लियस यानी लेमर फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल, दे आर सेड टू बी इन रेजोनेंस। अब ये जो हमने कहा है मूवमेंट होती है या ट्रांजिशन होती है, ये कब होती है, ये तब होती है, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रोसेसिंग न्यूक्लियस क्या होता है। जैसे आप जानते हैं अर्थ के 2 तरीके के मोशंस हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है, जो हमारे एटम का न्यूक्लियस होता है, वो 2 तरीके के मोशन शो करता है, रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन। ठीक है, दोनों तरीके के मोशंस ये शो करता है। तो ऐसा जो न्यूक्लियाई है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है ना। और ये जो मोशन एटम शो कर रहा है, इस तरीके के एटम को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग एटम।
ठीक है, जिस भी फ्रीक्वेंसी से ये मोशन किया जाता है, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, जिस भी फ्रीक्वेंसी से किया जा रहा है उसको हम कहते हैं प्रिसेसिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग न्यूक्लियस बोला है। प्रोसेसिंग न्यूक्लियस कौन सा होगा? द न्यूक्लियस दैट इज हैविंग सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वो कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ में अपने मोशंस कर रहा है। इट इज रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग, है ना। ऐसे को हम कहेंगे प्रोसेसिंग न्यूक्लियस। इस मोशन को कहा जाता है प्रोसेसिंग मोशन, और जिस भी फ्रीक्वेंसी से ये मोशन किया जा रहा है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी, या जैसे यहाँ पे लिखा गया है लेमार फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये तो हुई हमारी न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, यानी हम कोई ना कोई स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम इस पे रेडियो वेव्स डालते हैं, ठीक है। जब हम रेडियो वेव्स इस पे डालेंगे तो एटम की हमने देखा था न्यूक्लियस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी थी, और जो रेडियो वेव्स डाली जा रही हैं उनकी भी सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। तो जब इस न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी इन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेटिंग कंडीशन, यानी नाउ द न्यूक्लियस एंड रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी आर इन रेजोनेंस। जब भी ये रेजोनेंस में होते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूक्लियस हमारा, एंड देन ये जो ट्रांजिशन है ये देखा जाता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब देखिए, जब फिर से देखिए, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, रोटेट करती है ना, एंड दैट ऑफ द प्रोसेसिंग न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी है, जब ये इक्वल हो जाते हैं यानी रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाते हैं, तब हम उनको कहते हैं दे आर इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी बाय द न्यूक्लियस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो जब भी ये रेजोनेटिंग कंडीशन आती है उस केस में क्या होता है, एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस से या तो एब्जॉर्ब करता है या तो न्यूक्लियस एनर्जी एमिट करता है। ये फिनोमेना हमेशा रेजोनेंस में ही होगा। नहीं, देखिए, जो हमारा स्पिनिंग चार्ज्ड बॉडी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस जो है हम कहते हैं ये स्पिन कर रहा है ना। तो कोई भी ऐसी स्पिनिंग चार्ज बॉडी होती है वो क्या करती है, अपने इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, विच इज एसोसिएटेड विद अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि न्यूक्लियस किस तरीके से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, किस तरीके से उसमें एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो क्योंकि हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्पिनिंग चार्ज्ड बॉडी है, अभी हमने देखा कि स्पिन एक्टिव होना चाहिए न्यूक्लियस, स्पिन एक्टिव है तो क्या होगा, वो चार्ज्ड बॉडी है और स्पिन कर रहा है, तो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट जो कि एसोसिएटेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अब क्योंकि हर एक न्यूक्लियाई जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज से एसोसिएटेड है, ठीक है। हम प्रोटॉन ले रहे हैं तो प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन इज दिस, तो इसके पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो हमारा न्यूक्लियाई है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए स्पिनिंग न्यूक्लियस विद I ग्रेटर देन 0, यानी ऐसा स्पिनिंग न्यूक्लियस जिसका जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है 0 से ज्यादा है, वो क्या करता है, वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर लेता है, जनरेट कर लेता है, जिसकी एक्सिस जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस जो है वो किससे कोइंसाइड करती है, विद द एक्सिस ऑफ द स्पिन, ठीक है। जो हमारे न्यूक्लियस की स्पिनिंग एक्सिस है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसी एक्सिस से कोइंसाइड करती है इस मैग्नेटिक फील्ड की भी एक्सिस, इसलिए वो एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं और उनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट हो जाता है। तो अब हम अपने न्यूक्लियस को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह से। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उस केस में क्या होता है, जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं of the particular type of nucleus of a given sample are randomly oriented, that is spins in all the direction with no energy difference। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इसको समझिए। जब भी ऐसा हमारा न्यूक्लियस है जो जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट है, कैसे हुआ वो आपने यहाँ पे समझ लिया। तो ऐसा न्यूक्लियस अगर हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो उस केस में जो ये न्यूक्लियस है
इनके जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं या हम कह सकते हैं जितने भी स्पिन्स हैं वो कैसे होते हैं, वो सब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इसका मतलब क्या है कि जो स्पिन्स हैं वो सभी डायरेक्शन में हैं और उनमें कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं रहता। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि लोअर एनर्जी से जब हमारा न्यूक्लियस होता है वो रेडियो वेव से फ्रीक्वेंसी ले लेता है, तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाता है, तो डिफरेंस हो गया ना एनर्जी का। लेकिन जब तक हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं उस केस में क्या होगा, सारे स्पिन जो है वो एक ही एनर्जी लेवल पे रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा उनमें एनर्जी लेवल का। जब भी टाइनी बार मैग्नेट्स को हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेट, अब तक हमने देखा कि अगर एब्सेंस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या ऐसे न्यूक्लियस को जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, दे एज्यूम सर्टेन डिस्क्रीट सेट ऑफ ओरिएंटेशंस ईच कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट एनर्जी। तो जब हम ऐसे न्यूक्लियस को जो कि स्पिन एक्टिव है जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट है उनको हम रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, उस केस में जो उनके स्पिन्स हैं वो अलग अलग ओरिएंटेशंस ले लेते हैं और हर एक की अपनी अलग एनर्जी होती है, ठीक है, तब वो अलग अलग हो जाते हैं सब। नंबर ऑफ सच पॉसिबल ओरिएंटेशंस इज गिवन बाय 2i+1। तो किसी भी न्यूक्लियस के लिए अगर हम ये देखना चाहें कि कितनी नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस वो ले सकता है, कितनी पोजीशंस मतलब वो ले सकता है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2i+1 से। आई आप जानते ही क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, तो 2i+1 से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई यहाँ पे आपका स्पिन नंबर है। जब भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन है यानी प्रोटॉन है जिसकी वैल्यू हाफ है, प्लस हाफ है, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो प्रोटॉन्स जो हैं वो दो अलग अलग ओरिएंटेशंस ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है, जब भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है यानी प्रोटॉन है और उसकी वैल्यू स्पिन की वैल्यू हाफ है, तो क्या होगा, जब भी हम ऐसे प्रोटॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो प्रोटॉन्स हैं वो कितनी पोजीशंस ले सकते हैं, दो तरीके की अलग अलग ओरिएंटेशंस ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दो ओरिएंटेशंस कौन कौन सी होंगी, एक की कम एनर्जी होगी, लोअर एनर्जी होगी, ऐसी ओरिएंटेशन को हम क्या कहेंगे, अल्फा स्पिन स्टेट। तो वो ओरिएंटेशन जो लोअर एनर्जी लेवल पे है उसको कहा जाता है अल्फा स्पिन। एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन इज अलाइंड विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस स्टेट का, लोअर एनर्जी स्टेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसा होगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई करी है उसके साथ में अलाइंड होगा यानी पैरेलल होगा। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, वन इज द लोअर एनर्जी ओरिएंटेशन कॉल्ड अल्फा स्पिन स्टेट। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में पैरेलली अलाइंड है, यानी दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं वो एक साथ पैरेलल डायरेक्शन में है। दूसरी जो होती है एनर्जी स्टेट, जो हाई एनर्जी स्टेट है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा स्पिन स्टेट। और इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है ना, यानी एंटी होता है। तो देखिए, द अदर इज द हाई एनर्जी स्टेट कॉल्ड द बीटा स्पिन स्टेट, जहां पे कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन इज अलाइंड अगेंस्ट यानी एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब देखिए, अगर हम ऐसे न्यूक्लियस को, अभी तक हमने क्या किया, अपना न्यूक्लियस लिया है, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो हमने देखा कि जिसकी भी स्पिन क्वांटम नंबर की कोई वैल्यू है, हमने अज्यूम किया कि हाफ है आई की वैल्यू, तो क्या होगा, उस केस में जो हमारा प्रोटॉन है उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं या स्पिन है वो दो तरीके की ओरिएंटेशंस ले सकता है, एक लोअर एनर्जी वाली, एक हायर एनर्जी वाली। लोअर एनर्जी को हम क्या कहेंगे, अल्फा स्पिन स्टेट, हायर एनर्जी को हम कहेंगे बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है। एक
की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में पैरेलली अलाइंड है, उसके साथ अलाइंड है, लेकिन हायर एनर्जी स्टेट की क्या होगी, इस तरीके से अपोजिट होगी, एक ऊपर है तो एक नीचे है, पैरेलल, एंटी पैरेलल होगी। तो अब देखिए, यानी कि जब भी हम न्यूक्लियर मैग्नेट्स को एक्सपोज करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, हमने कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड चूज की जो हमने अप्लाई करी अपने न्यूक्लियस पे, तो जब भी हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स को एक्सपोज करते हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे कि we are creating a situation in which it is possible to induce a nuclear transition from lower energy state to higher energy state by the absorption of energy। तो अभी तक आपने देखा कि दो अलग अलग जो पोजीशंस हैं वो जनरेट हो गई, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी। ठीक है, अब ऐसे न्यूक्लियस को अगर एक्सपोज किया जाए कुछ सेट ऑफ रेडिएशन से, क्योंकि हम एनएमआर पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे रेडियो वेव्स अगर ऐसे न्यूक्लियस पे डाली जाए जिसमें दो एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए हैं, तो पॉसिबल है कि जो लोअर एनर्जी स्टेट पे हमारा स्पिन है वो एनर्जी गेन कर ले इन रेडियो वेव से और हायर एनर्जी स्टेट पे मूव कर जाए। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, देखिए, by exposing the nuclear magnetic moments to uniform external field, we are creating a situation in which it is possible to induce a nuclear transition from lower energy state to higher energy state by absorption of energy, जहां पे कि एनर्जी जो है वो h nu के बराबर है ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी कहां से मिल रही है, रेडियो वेव से, frequency nu and corresponding to this absorption of energy in the radio frequency region। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया आपको रेडियो वेव से ये एनर्जी मिल रही है। one gets a signal which is the NMR signal। तो जब भी ऐसा प्रोसेस होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे मूव कर रहा है, तो क्या होता है, हाँ, एक सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, NMR सिग्नल। ठीक है, जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक पीक आती है जिसको हम सिग्नल बोलते हैं, तो एक सिग्नल जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं एनएमआर सिग्नल। A record of the frequencies of the absorbed electromagnetic radiations at which the resonance signal is observed versus the intensities of the signal represents the NMR spectrum। तो देखिए NMR spectrum क्या होता है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं वो फ्रीक्वेंसीज जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी, उनकी वो फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड की जाती हैं जहां पे कि रेजोनेंस सिग्नल मिलता है हमें। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट पे हम लेते हैं सिग्नल, रेजोनेंस सिग्नल यानी फ्रीक्वेंसी, और दूसरे कोऑर्डिनेट पे हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, वो सिग्नल कितना इंटेंस है उसको हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। इस कोऑर्डिनेट्स पे हम प्लॉट करते हैं अपना एनएमआर का ग्राफ, और वहां पे जो पीक्स मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं एनएमआर सिग्नल्स। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इज क्वांटाइज्ड प्रोसेस एंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जितनी एनर्जी प्रोटॉन को चाहिए लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे मूव करने के लिए, वो कैसी होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है, फिक्स्ड है, एक तरीके से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये एक स्टेट है और ये एक स्टेट है, यहां से यहां मूव करने के लिए मुझे 30 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो 30 इज फिक्स्ड, ना तो मेरा 29 में काम चलेगा, ना तो मुझे 31 चाहिए, आई नीड 30 फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। उसी को हम कहते हैं कि क्वांटाइज्ड एनर्जी है। जब भी ये एनर्जी 30 किलो जूल्स एनर्जी मुझे यहां से मिलेगी रेडियो वेव से, तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। 31 मिलेगी, 32 मिलेगी, नहीं होगा, आई नीड अप्रोक्सीमेटली 30। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एक क्वांटाइज्ड प्रोसेस है, और ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है ये एनर्जी। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखिए ये एक रिलेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 म्यू बी नॉट अपॉन आई।
म्यू आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, म्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें जो आपने ये पढ़ी थी इससे पहले, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें भी हमने देखा था कि म्यू क्या होता है, म्यू होता है रिड्यूस्ड मास। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो म्यू अपॉन आई जो है, आई आप जानती हैं क्या है, ये स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। बी नॉट जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। म्यू अपॉन आई ये क्या है, ये कांस्टेंट है किसी भी न्यूक्लियस के लिए, यानी कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब अगर ये और ये फिक्स हो गया, टू फिर हमारा नंबर है कुछ नहीं, तो ये एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, देखिए टू दी अप्लाइड फील्ड। if there is no applied field then there is no energy difference between the two spin states। तो अगर ये अप्लाइड मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम ये अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, तो दो स्पिन्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, एनर्जी डिफरेंस नहीं रहेगा, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। देखिए इससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम बता रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियाई इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये जो है इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इसमें भी है, ये भी है, फिर सारी डायरेक्शंस यहाँ पे ली हुई है इसने, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारे अलग अलग न्यूक्लियस हैं जो कि स्पिन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सभी डायरेक्शंस में रैंडमली ओरिएंटेड है। अब जब हम ऐसी उसमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है जिसको हमने बी एच से डिनोट किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि दो ओरिएंटेशंस यहाँ पे ली हैं हमारे न्यूक्लियस ने, एक ये वाली है, देखिए ये, और एक है ये। तो दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हुई हैं, एक एंटी पैरेलल, अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस पैरेलली अलाइंड है, जबकि ये जो है ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ पे हमने कोई फ्रीक्वेंसी ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। तो इन दोनों स्पिन स्टेट्स में क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, एक लोअर एनर्जी वाला होगा, एक हायर एनर्जी वाला होगा। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, हायर एनर्जी वाले की एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, और सॉरी जो पैरेलली अलाइंड है उनकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, जो एंटी पैरेलल है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखिए ये समझाया गया है, ये एक स्पिन स्टेट है, एक स्पिन स्टेट ये है, ये प्लस हाफ है यानी अल्फा लोअर एनर्जी, ये माइनस हाफ है यानी बीटा हायर एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो स्टेट है जहां पे कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है, नहीं की गई है। तो ये कैसे है, कोई भी एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं है। अब क्या किया, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी शुरू करी, और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जा रहे हैं, इफ वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी शुरू की तो इन दोनों स्टेट्स में एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है, यानी ये अल्फा स्पिन स्टेट है, ये हमारी बीटा स्पिन स्टेट है। और जैसे जैसे स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं आप देखो एनर्जी डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है पैरेलल टू दी अप्लाइड फील्ड, ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है एंटी पैरेलल टू दी अप्लाइड फील्ड, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब ऐसे जो हमारे न्यूक्लियस हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी लगा दी तो वो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, जो भी फ्रीक्वेंसी ये एब्जॉर्ब करेगा, जैसे इसने एब्जॉर्ब करी कोई फ्रीक्वेंसी और ये यहां जंप कर गया, तो जो फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्ब करी वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। द फ्रीक्वेंसी दैट दिस न्यूक्लियस इज एब्जॉर्बिंग इज प्रोपोर्शनल टू दिस एनर्जी डिफरेंस। तो जब भी इस एनर्जी डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेगा
तभी ये यहां से यहां जंप कर पाएगा। ठीक है, देखिए, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही तो इस एनर्जी डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है। तो ये तीनों चीजें आपस में कैसे रिलेट हो गई? बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की जा रही है वो प्रोपोर्शनल है टू द एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है? टू द अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ये लिखने के लिए नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन एनएमआर समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये समझना जरूरी है। अब देखिए, रेजोनेंस और रिलैक्सेशन फिनोमेना क्या होता है? जब भी हमारी प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसेसिंग न्यूक्लियस, ये टर्म्स अब आप जानते हैं, प्रोसेसिंग न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब भी हमारे प्रोसेसिंग न्यूक्लियस की प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम से मैच कर जाती है, सेम हो जाती है, तो क्या होता है? दैट इज व्हेन द क्वांटम एनर्जी एच न्यू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैचेस अप द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, यानी वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका जो क्वांटम एनर्जी है वो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी एनर्जी डिफरेंस के साथ में, दो एनर्जी स्टेट्स की जो डिफरेंस है उसके साथ मैच कर जाता है एट द फील्ड स्ट्रेंथ बी नॉट। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है। तो क्या होता है? न्यूक्लियस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम आर सेड टू बी इन रेजोनेंस, रेजोनेटिंग कंडीशन में है। तो क्या होता है? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज यूज्ड। जब रेजोनेटिंग कंडीशन आती है ऐसे केस में तो हम कहते हैं दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सिर्फ जब ये रेजोनेटिंग कंडीशन आती है तो प्रोसेसिंग न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज से, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी रेडियो वेव से तो ही ट्रांजिशन होगा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस का फ्रॉम अल्फा स्पिन स्टेट टू बीटा स्पिन स्टेट, जिसको हम कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखिए यहां पे अगर ये अल्फा स्पिन स्टेट है, यहां पे हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां अप्लाई कर रखी है और यहां से हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं रेडियो वेव्स से। यहां पे फ्रीक्वेंसी ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद में लोअर एनर्जी लेवल से जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज फ्लिपिंग, फ्लिपिंग ऑफ प्रोटोन। ठीक है, और जब ये हायर एनर्जी लेवल पे हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है तो फिर ये क्या करेगा? इट विल लूज एनर्जी, ये एनर्जी लूज करेगा और वापस आएगा अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट पे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिलैक्सेशन। तो देखिए, द फिनोमेना ऑफ रिटर्निंग द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू द लो एनर्जी स्टेट इज नोन एज रिलैक्सेशन फिनोमेना। इसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। बोथ द फ्लिपिंग एंड रिलैक्सेशन फिनोमेना कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ये है हमारा फ्लिपिंग और ये है रिलैक्सेशन। ठीक है, होप आपको डायग्राम से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, दो तरीके की रिलैक्सेशन प्रोसेस है, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन एंड स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। आप देखिए, मैंने यहाँ पे दो स्पिन स्टेट्स बना रखी हैं, एक जो कि इस तरीके से है, एक इस तरीके से है। लेट अस से दिस इज लोअर एनर्जी एंड दिस इज हायर एनर्जी। ये लोअर एनर्जी लेवल का है, ये हायर एनर्जी लेवल का है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये इस स्टेट से इस स्टेट में कैसे गया? एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन जब हो रहा है, यानी रिलैक्सेशन क्या होगा? जब ये नीचे वापस इस स्टेट में आएगा तो क्या होता है? ये जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास जो स्पिन्स हैं, जो न्यूक्लियस हैं, जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस हैं, वो क्या करेंगे? इसने एनर्जी रिलीज करी और इसकी एनर्जी इस स्पिन ने गेन कर ली। ठीक है, इसने एनर्जी रिलीज करी और इसने एनर्जी इसकी एब्जॉर्ब कर ली। तो क्या होगा? अब ये जो है ये हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा और ये हमारा लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा। यानी ये बीटा में था, ये अल्फा में आ जाएगा, ये अल्फा में है, ये बीटा में चला जाएगा। कैसे हुआ? इसने एनर्जी रिलीज करी और इसने एनर्जी ले ली। इसको हम कहते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, यानी एक स्पिन से एनर्जी रिलीज हुई, दूसरी स्पिन ने एनर्जी गेन कर ली। तो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन इन्वॉल्व्स म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पिन्स बाय टू प्रोसेसिंग न्यूक्लियस इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर। ठीक है,
Here, while one nucleus loses energy, the another nucleus gains it. तो अब आप देख सकते हो ये पहले पैरेलल स्टेट में था, ये आ गया एंटी पैरेलल में, ये एंटी पैरेलल में था, ये आ गया हमारा पैरेलल में. तो ये है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन. स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन क्या होता है? वहां पे होगा कि इसने एनर्जी रिलीज करी, लेकिन वो एनर्जी कहां चली गई? लैटिस में, स्पेस में खत्म हो गई. मतलब कोई भी स्पिन ने उसको एब्जॉर्ब नहीं करा. स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस इन इट्स हायर एनर्जी स्टेट टू द मॉलिक्यूलर लैटिस. ठीक है, मॉलिक्यूलर लैटिस में वो ऐसे ही खत्म हो गई, रिलीज हो गई. द एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू द कंपाउंड ऑफ द लैटिस एज एडिशनल ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी. ठीक है, तो the total energy of the system remains same, but the transferred energy is ultimately converted to thermal energy. यानी हीट की तरीके से वो खत्म हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है. मॉलिक्यूल की हमारी जो एनर्जी थी वो एज इट इज रहती है, उसी के अंदर चल रही है ये लेना देना का प्रोसेस, लेकिन मॉलिक्यूल की एनर्जी एज अ होल सेम रहेगी. जो भी ये कुछ चल रहा है वो मॉलिक्यूल के अंदर चल रहा है. एक स्पिन है, उसने दूसरे स्पिन को एनर्जी दी, वहां से एनर्जी ले ली, ये सब कुछ मॉलिक्यूल के अंदर चल रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल की एनर्जी एज अ होल कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, और ये जो एनर्जी अभी रिलीज हुई है ये कहां जा रही है? ये मॉलिक्यूलर लैटिस में जा रही है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, ये AKTU में बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है, तो देखिए, under the influence of applied magnetic field, electrons surrounding the spin active nuclei can also generate their own magnetic field which is called induced magnetic field. तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की कॉरेस्पॉन्डिंग में पढ़ रहे थे, अपने प्रोटॉन को देख के पढ़ रहे थे. अब हम कहते हैं कि जब भी ऐसा होता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो क्या होता है? तो जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है हमारा, हम कहते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियाई है, इसके आसपास क्या होते हैं? इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं, ये आप जानते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. तो जब भी हम कह रहे हैं कि हमने ऐसे न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा? इसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? द फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस विच इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स ने जनरेट की है वो क्या करती है? वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है? अपोज करती है, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है. ठीक है, अब कोई भी चीज अगर किसी चीज को अपोज कर रही है तो क्या होगा? तो उसकी वैल्यू घट जाएगी. ठीक है, मेरी जो भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई करी इसको दूसरी मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रही है तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर सकते थे, जो मैं अप्लाई कर रही हूं उसको महसूस कर सकते थे, अब क्या होगा? अब वो उतनी मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को काट दिया, उसको अपोज किया. ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड दीज इलेक्ट्रॉन विच जनरेट देयर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स. And this effect on the nucleus by these electrons is known as local diamagnetic effect. तो ये जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं? लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये हमेशा क्या करेगा? इट रिड्यूसेस द अपेरेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द प्रोटॉन. अपेरेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन फील कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, उसको हमेशा क्या करेगा? ये लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट उसको हमेशा कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा. Thus the proton experiences a weaker magnetic field. तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट? जो प्रोटॉन है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगा, जितनी अप्लाई की जा रही है उतनी महसूस नहीं करेगा, उससे कम महसूस करेगा, है ना. इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी? रिलेटिवली लो होगी इन कंपैरिजन टू दी अप्लाइड.
देन दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इज सेड टू बी शील्डेड। तो ऐसा प्रोटॉन जो है उसको हम क्या कहते हैं? शील्डेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन को एक शील्ड मिल गई, इन इलेक्ट्रॉन्स ने एक शील्ड प्रोवाइड कर दी, जिससे कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कम महसूस कर पा रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज शील्डिंग। दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक शील्डिंग एंड इट्स इफेक्ट इज टर्म्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं। प्रोटॉन है जिसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या किया? ऐसे प्रोटॉन को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, प्रोटॉन है, अप्लाई करी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारा प्रोसेस जो हमने पहले पढ़ा था वो देखा हमने। इसके ऊपर हम रेडियो वेव्स डाल रहे हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है? अब हमने कहा कि जो भी न्यूक्लियस है हमारा, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जब भी ये प्रोसेस हम पूरा करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने क्रिएट करी उसको हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी उसको हम क्या कह रहे हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट काम करती है। तो मैं क्या कर रही थी? ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हम अप्लाई कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से इसको कुछ एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, है ना। अब क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने काम करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट काम करने हैं। तो प्रोटॉन जितनी मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर सकता था अब उतनी नहीं करेगा, कम करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन को एक शील्ड प्रोवाइड कर दी, इसको शील्ड कर रहे हैं फ्रॉम दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हम इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और इसका कंक्लूजन क्या है? कि प्रोटॉन जो है वो कंपैरेटिवली लेसर मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बी इफेक्टिव, यानी वो फील्ड जो प्रोटॉन महसूस कर पा रहा है वो क्या होगी? अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड माइनस सिग्मा बी नॉट, जहां पे कि सिग्मा जो है वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट है। ऑन द अदर हैंड इफ द इंड्यूस्ड फील्ड रीइंफोर्सेस द अप्लाइड फील्ड, लेकिन दूसरे हाथ पे अगर ऐसा हो कि जो ये इंड्यूस्ड फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स ने जो फील्ड इंड्यूस की है वो अप्लाइड फील्ड को रीइंफोर्स करे, यानी उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे, पहले तो उसके अपोजिट काम कर रही थी, उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? ऐसा कब होता है? पहले तो ये देख लेते हैं ऐसा कब हो सकता है? जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे हमारे प्रोटॉन के आसपास, जो भी कार्बन है जिसकी प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं उसके आसपास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट काम कर रही थी, है ना। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए, तो क्या होगा? तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये रीइंफोर्स करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, एक तरीके से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो तब क्या होगा? द फील्ड एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फील्ड। अब जो फील्ड महसूस करेगा प्रोटॉन वो और भी ज्यादा, है ना, मोर इन कंपैरिजन टू द अप्लाइड। सच अ प्रोटॉन इज सेड टू बी डी शील्डेड। ऐसे प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? डी शील्डेड प्रोटॉन। और जो ये इफेक्ट है इसको हम कहते हैं डी शील्डिंग इफेक्ट। ये देखिए हम कैसे दिखाएंगे। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो महसूस करेगा प्रोटॉन वो क्या होगा? बी नॉट, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्लस सिग्मा बी नॉट। यहां पे ये सिग्मा क्या है? दिस सिग्मा इज कॉल्ड डी शील्डिंग एक तरीके से, या शील्डिंग, जो भी कुछ है, यानी कि ये दोनों जुड़ गए, है ना। हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे भी हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ये जुड़ गई, यहां पे हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में से ये घट गई। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन महसूस कर रहा है यहां कम है, यहां ज्यादा है। ठीक है, अब इन कंपैरिजन टू अ नेकेड प्रोटॉन, नेकेड प्रोटॉन कौन सा होगा? जिसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है,
उसको हम कहेंगे नेकेड प्रोटॉन। अगर हम नेकेड प्रोटॉन से कंपेयर करें अपने शील्डेड और डीशील्डेड प्रोटॉन को, तो हम क्या देख पाएंगे, शील्डेड प्रोटॉन जो है उसको हायर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए फॉर ट्रांजिशन एंड हेंस रेजोनेट एट लोअर टॉ वैल्यू। इसको कहते हैं टॉ सॉरी डेल, लोअर डेल वैल्यू। ठीक है, अब ये डेल क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे। ये वो एक तरीके से हम कह सकते हैं यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। तो हम देख रहे हैं कि शील्डेड प्रोटॉन जो है उसको हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए जिससे कि वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे ट्रांजिट कर सके। इसलिए वो क्या करता है, वो लोअर डेल वैल्यू पे रेजोनेट कर जाता है। ठीक है, डेल जो है वो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अपोजिट मान सकते हैं इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए शील्डेड प्रोटॉन को। ठीक है, तो इसको क्या हम क्या कह रहे हैं, लोअर डेल वैल्यू पे ये रेजोनेट कर रहा है। तो एक तरीके से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। जबकि जो डी शील्डेड प्रोटॉन है हमारा, इसको कैसे चाहिए, इसको लोअर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। डी शील्डेड है क्योंकि, तो ये लोअर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए फॉर ट्रांजिशन एंड हेंस रेजोनेट एट हायर डेल वैल्यू। अब तक जो हमने पढ़ा है उसको हम यहाँ समराइज कर रहे हैं। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है फॉर द डिफरेंट स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए वो इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरीके से हम इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड जिससे प्रोटॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। अब देखिए शील्डिंग में क्या होता है और डी शील्डिंग में क्या हो जाए। शील्डिंग में प्रोटॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट में है, प्रोटॉन के आसपास सारे में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसको हायर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहे हैं, हाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन विल फील लो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली कम महसूस करेगा वो, जो हमारी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा है, इसमें से ये घट जाएगा, लोअर महसूस करेगा। तो इसको क्या चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन इन एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो इसको लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन पे ही ये एब्जॉर्प्शन दिखा देगा। तो यहाँ पे लो केमिकल शिफ्ट हमें देखने को मिलेगी। डी शील्डिंग में देखिए, प्रोटॉन इन दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ना के बराबर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में क्या होगा, प्रोटॉन जो है इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इसको काफी ज्यादा महसूस होगी। तो अब क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन दिखाएगा ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और हाई वैल्यू होगी केमिकल शिफ्ट की। ये जो शिफ्ट है एब्जॉर्प्शन का, है ना, जो हम दिखा रहे हैं कि प्रोटॉन जो है हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहा है या लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहा है इन कंपैरिजन टू नेकेड प्रोटॉन। ये जो शिफ्ट है एब्जॉर्प्शन में, इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। हमने देखा कि अगर हम नेकेड प्रोटॉन ले रहे हैं, इसकी कंपैरिजन में शील्डेड और डीशील्डेड प्रोटॉन जो है वो जो एब्जॉर्प्शन दे रहा है वो अलग वैल्यूज पे दे रहा है। ये कहीं और दे रहा था, इसके कंपैरिजन में शील्डिंग वाला जो है वो कहीं और एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके कंपैरिजन में जो हमारा ऐसा है जिसके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो कहीं और एब्जॉर्प्शन दे रहा है, लेकिन प्रोटॉन इसके जैसा ही है ना। तो ये जो शिफ्ट है एब्जॉर्प्शन में फ्रीक्वेंसी के, इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। देखिए केमिकल शिफ्ट क्या होता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एकेटीयू में पूछा जाता है ये काफी। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम केमिकल शिफ्ट को, ये रिलेटिव पोजीशन है ऑफ द रेजोनेंस सिग्नल ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटॉन इन इट्स स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेजोनेंस सिग्नल ऑफ द रेफरेंस प्रोटॉन। हम एक रेफरेंस प्रोटॉन लेंगे, इस रेफरेंस प्रोटॉन के रेफरेंस में हम और प्रोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड करेंगे। एक ये रेफरेंस प्रोटॉन लिया, इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड पे ये है, वो सब कुछ मुझे पता है। इसकी रेफरेंस में कोई और प्रोटॉन लिया मैंने, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखी, एब्जॉर्प्शन देखा, या जहां पे भी ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो इसकी और इसकी एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट।
ठीक है, फिर से देखिए, केमिकल शिफ्ट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द रेजोनेंस सिग्नल। सिग्नल में आप समझ चुके हैं आप क्या है, जब भी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की जाती है रेडियो वेव्स में, वो एक सिग्नल है। तो जो भी रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंस है टुवर्ड्स द रेजोनेंस सिग्नल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटोन, किसी भी प्रोटोन का, इन इट्स स्ट्रक्चरल एनवायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेजोनेंस ऑफ द रेफरेंस प्रोटोन, उसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। अब ये रेफरेंस प्रोटोन जो हम ले रहे हैं वो किसके ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं टीएमएस के। टेट्रा मिथाइल सिलेन एक कंपाउंड है हमारा जिसको हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं। बाकी सब की एब्जॉर्प्शन हम इसके रेफरेंस में पढ़ते हैं, इसको स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। तो जो भी डिफरेंस आता है एब्जॉर्प्शन में उसे हम कह रहे हैं केमिकल शिफ्ट, इसके रेफरेंस में। ठीक है, सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिफरेंस इन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन प्रोटोन टू दैट ऑफ द मिथाइल प्रोटोन ऑफ टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसके प्रोटोन्स में और जो प्रोटोन हम पढ़ रहे हैं उनके प्रोटोन्स में जो भी डिफरेंस आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, उसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। ठीक है, जो ये हमारा टेट्रामिथाइल सिलेन है इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम 0 मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, और इसकी रेफरेंस में जो भी वैल्यू आएगी वो जो वैल्यू आई वो किसकी होगी, वो उस प्रोटोन की होगी जिसको भी हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए टेट्रामिथाइल सिलेन क्या होता है, बीच में सिलिकॉन है, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं ये CH3 लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3, 6, 9, 12 प्रोटोन्स हैं। तो इन प्रोटोन्स की रेस्पेक्ट में इसके रेफरेंस में बाकी प्रोटोन्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, और क्योंकि हम इसकी फ्रीक्वेंसी 0 मान के चल रहे हैं तो जो भी फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी एब्जॉर्प्शन वो हम मानेंगे वो उन प्रोटोन्स की है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्टैंडर्ड। इसको हम क्या मान के चलते हैं, इंटरनल स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। एंड इज यूजुअली एडेड इन स्मॉल अमाउंट्स टू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड हुज स्पेक्ट्रम इज बीइंग मेजर्ड। तो इसको हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं और छोटी सी अमाउंट में इसका थोड़ा सा जो है वो हम उन कंपाउंड्स में मिला देते हैं, उन सॉल्यूशंस में मिला देते हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। अंडर इन्वेस्टिगेशन जो प्रोटोन्स होते हैं उनमें टीएमएस को थोड़ा सा सॉल्यूशन फॉर्म में मिला दिया जाता है। टीएमएस को ही स्टैंडर्ड क्यों मान के चलते हैं, इंटरनल स्टैंडर्ड? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, AK2 में क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार आया है। टेट्रामिथाइल सिलेन को इंटरनल स्टैंडर्ड क्यों मान के चलते हैं, ये कारण है क्योंकि ये सबसे ज्यादा शील्डेड नेचर है इसके प्रोटोन्स की। आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 प्रोटोन थे और 12 के 12 प्रोटोन बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, तो ये देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा शील्डेड होते हैं, है ना, और इसको इन कंपैरिजन टू दी प्रोटोन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं उनकी कंपैरिजन में इसमें सबसे ज्यादा शील्डेड प्रोटोन्स होते हैं, ये देखा गया है। नेक्स्ट 12 इक्विवेलेंट प्रोटोन्स हैं। इक्विवेलेंट प्रोटोन्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगी। इसके पास 12 इक्विवेलेंट प्रोटोन्स हैं जिसकी वजह से ये सिंगल और शार्प इंटेंस सिग्नल देता है। सिग्नल मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एक पीक मिली तो मैं कह रही हूं ये मेरा एक सिग्नल है। टीएमएस के केस में 12 प्रोटॉन्स है बिल्कुल एक जैसे हैं तो ये एक सिग्नल देता है और बहुत ही शार्प सिग्नल देता है, इंटेंसिटी उसकी बहुत हाई है। ये केमिकली इनर्ट है यानी केमिकली इंटरैक्ट नहीं करता कंपाउंड्स के साथ में जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मिसिबल है विद लार्ज नंबर ऑफ सॉल्वेंट, सबके साथ में घुल मिल जाता है और हाईली वॉलेटाइल है नेचर के, यानी कि फिर अपने आप इवेपोरेट भी हो जाता है तो हमें अपने कंपाउंड्स एज इट इज वापस मिल जाते हैं, उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं केमिकल शिफ्ट के। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, देखिए ये हमने एक लिया है टीएमएस टेट्रामिथाइल सिलेन, ये हम मान के चल रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो आप देखिए ये डेल है, ठीक है, डेल में हम इसको मेजर कर रहे हैं, पीपीएम में जिसको हम डेल बोल रहे हैं ये मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको 0 मान के चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं बढ़ रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक ये हमने कंपाउंड लिया है, इसमें हमने प्रोटॉन्स जो हैं वो मार्क कर रखे हैं, एक को A बोल रखा है, एक को B बोल रखा है। तो यहाँ पे HA सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे HB सिग्नल दे रहा है। तो आप देखो इस तरीके से ये पीक्स मिलती हैं, एक सिग्नल ये हो गया, एक सिग्नल
ये हो गया। तो आप देखो ये कंपाउंड जो है ये 2 सिग्नल्स दे रहा है। इस तरीके से हम मेजर करते हैं। और टीएमएस का सिग्नल कहाँ था? 0 पे था। तो 0 की रिस्पेक्ट में ये 2 पे दे रहा है, ये 4 पे 3.7 के आसपास दे रहा है। तो ये इनकी शिफ्ट है। ठीक है, देखिए केमिकल शिफ्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में भी ले सकते हैं, या फिर हर्ट्स, या फिर डेल या पीपीएम। इसको जनरली हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इसको पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट बाय सेटिंग टीएमएस पीक एट 10 हर्ट्स और 10 डेल एट द राइट हैंड एज। तो आप देखो यहां पे 10 पे सेट कर रखा है, ये इधर इसकी 0 है। डेल अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से लेते हैं, टीएमएस 0 है और ये यहां पे 10 है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? घट रही है। दूसरी जो वैल्यू होती है या स्केल जो होता है उसे हम कहते हैं टाउ। टाउ जो है वो डेल से उल्टा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 माइनस डेल। इन दिस स्केल द रेजोनेंस पोजीशन ऑफ टीएमएस वाज डिफाइंड टू बी 10। इस केस में ये इधर आ जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 10, टीएमएस की 10 मान के चल रहे हैं तो सब कुछ इससे नीचे ही नीचे होगा। ठीक, केमिकली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स देखिए क्या होते हैं। वो प्रोटॉन्स जो किसी भी सैंपल में है, जिनकी स्पिन जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई में है, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम प्रोटॉन्स को स्टडी कर रहे हैं और वो सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो बिल्कुल केमिकली एक सेम एनवायरनमेंट में है, तो ऐसे प्रोटॉन्स को हम कहते हैं कि ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। Entire chemically equivalent protons appear as a single signal in the PMR या NMR spectrum। जितने भी equivalent protons हैं वो सब के सब एक ही पीक देंगे। ठीक है, जैसे हमने टीएमएस में देखा था 12 के 12 प्रोटोन की वजह से एक ही पीक मिल रही थी, क्योंकि वो 12 के 12 प्रोटोन कैसे थे? बिल्कुल एक जैसे थे। इसलिए हम कह रहे थे दैट वाज अ सेट ऑफ वन इट वाज अ सेट ऑफ 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। एक सेट बना 12 प्रोटॉन्स का। क्यों बनाया हमने एक सेट? क्योंकि वो 12 के 12 एक जैसे थे। और जितने भी ऐसे सेट्स बनते हैं उतने ही सिग्नल्स मिलते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के आगे समझा दूंगी इसको। ऑन द अदर हैंड दोस प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई व्हिच आर हैविंग डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें अलग अलग तरीके के प्रोटॉन्स हैं, केमिकल एनवायरनमेंट उनका अलग अलग है, तो उनको हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। Those are known as non-equivalent protons. ठीक है, chemically non-equivalent protons represents the different signals in PMR spectroscopy या NMR, proton magnetic resonance या nuclear magnetic। तो जो non-equivalent है वो कैसे देंगे? वो अलग अलग signals देंगे। अब एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे एक कंपाउंड हमने लिया है, एक ये कार्बन है, हम सिर्फ प्रोटॉन्स को देखेंगे इसमें और कुछ हमें नहीं देखना। एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ में प्रोटॉन्स अटैच्ड है, इसके साथ में प्रोटॉन्स अटैच्ड है। जब हम देखते हैं कि प्रोटॉन्स एक जैसे हैं या नहीं, तो हम उनके आसपास सब कुछ देखेंगे। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे ऑक्सीजन से लिंक्ड है और इस कार्बन पे ये 3 प्रोटॉन्स हैं। ये जो कार्बन है इसके पास भी ये नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, इसके साथ भी 3 प्रोटॉन्स लगे हुए हैं। तो ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं जिस कार्बन से लगे हैं वो आगे कार्बन से अटैच्ड है। ये 3 प्रोटॉन्स जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो ये एक जैसे नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तीनों एक जैसे हैं। क्यों है एक जैसे? क्योंकि ये जिस कार्बन सेम कार्बन से अटैच्ड है, सेम केमिकल एनवायरनमेंट है, तो ये तीनों एक जैसे हैं। इसलिए हमने इनको मार्क कर लिया है HA की फॉर्म में। ये अलग है, इनसे अलग है, इसलिए हमने इनको अलग तरीके से मार्क किया है HB, लेकिन ये तीनों एक जैसे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास यहाँ पे 2 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, 2 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। एक सेट में 3 प्रोटॉन्स हैं, दूसरे सेट में फिर 3 प्रोटॉन्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 सेट्स हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के। तो मुझे इस केस में कितने सिग्नल मिलेंगे? 2 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने एक कंपाउंड लिया अपना CH3।
अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये होगा कुछ इस तरीके से। अब आप खुद देखिए कि ये 3 प्रोटॉन्स कार्बन से अटैच्ड हैं, वो फर्दर कार्बन से अटैच्ड हैं जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ये 3 प्रोटॉन्स ऐसे कार्बन से अटैच्ड हैं जो फर्दर कार्बन से अटैच्ड हैं जिसपे 3 हाइड्रोजन, यानी कि बिल्कुल एक जैसी ही सिचुएशन है सबकी। तो हम कह सकते हैं कि ये सब के सब प्रोटॉन्स कैसे हैं, ये सब के सब प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है। तो यहां पे इस केस में मेरे पास क्या है, आई एम हैविंग 1 सेट of 6 equivalent protons। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CH3COCH3। ये कंपाउंड मैंने लिया, इसका भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से होगा। 3 प्रोटॉन्स, बीच में ये है, फिर हमारे पास 3 प्रोटॉन्स हैं। अब तक आप समझ गए होंगे, फिर से देखिए। पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम प्रोटॉन्स को देखते हैं तो जिस कार्बन से अटैच है उसके आसपास सब कुछ क्या है वो देखेंगे। तो देखिए, ये अटैच्ड है कार्बोनाइल ग्रुप से। सेम सिचुएशन इन 3 की मुझे नजर आ रही है, ये अटैच्ड है कार्बोनाइल ग्रुप से। तो अगेन मेरे पास क्या है, 3 और 3 6, ये 6 प्रोटॉन्स बिल्कुल एक जैसे हैं हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मेरे पास एक सेट है 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये कंपाउंड मैंने लिया, इसमें आप देख सकते हैं, इस कंपाउंड में आप देखिए, अगर मैं इन प्रोटॉन्स की बात करूं CH3, तो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। देखिए, ये 3 प्रोटॉन्स का अगर मैं एनवायरमेंट देखूं तो इधर कुछ नहीं है, लेकिन इधर कार्बन एटम है जिसपे 2 प्रोटॉन्स अटैच्ड हैं। लास्ट वाला कार्बन इसके जैसा होना हो है या नहीं है वो देखते हैं। लास्ट वाला कार्बन पे 3 प्रोटॉन्स अटैच्ड है जो बराबर में ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसपे एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ 2 प्रोटॉन है, यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन है। यानी ये 3 प्रोटॉन्स एक जैसे नहीं है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं ए से। ठीक है, और दूसरे को हम मार्क कर लेते हैं बी से। ठीक, ये अलग अलग हो गए। अब हम आते हैं इन प्रोटॉन्स पे। नेक्स्ट देखिए, ये वाले जो 2 प्रोटॉन्स हैं, इन 2 प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इनके इधर कुछ अलग है, इधर कुछ अलग है। और अगर मैं इस प्रोटॉन की बात करूं तो ये जिस कार्बन से अटैच है उस पर क्लोरीन लगा हुआ है। ये 2 प्रोटॉन्स हैं, ये एक क्लोरीन है एक कार्बन है, यानी ये प्रोटॉन अलग है, ये दोनों अलग है। ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये अलग है। तो इसको मैं कर लेती हूं सी, और इसको मैं ले लेती हूं डी। तो आप देखिए यहां पे मेरे पास कितने सेट मिले प्रोटॉन्स के, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के। एक सेट है ए जो कि 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है यहां पे। फिर नेक्स्ट मेरे पास बी, यहां पे भी 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। नेक्स्ट है सी जिसमें 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। और नेक्स्ट है डी जिसमें 1 प्रोटॉन है। ठीक है, तो मेरे पास 4 सेट बने हैं। आई एम हैविंग टोटल 4 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स।
ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स किस तरीके के हैं। देखिए यहां पे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल हम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे मैंने क्लोरीन लगाया, यहां पे मैंने हाइड्रोजन लगाया, यहां हाइड्रोजन लगाया, यहां भी हाइड्रोजन लगाया। अब आप देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके सामने क्लोरीन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके सामने हाइड्रोजन है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये दोनों हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हैं वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रखता है। अब अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता तो ये चारों एक जैसे हो जाते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ क्लोरीन है, तो क्या होगा, ये अब इनसे ये अलग है। इन दोनों की बात करते हैं आपस में। इस हाइड्रोजन के सिस पोजीशन पे सामने हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन है सिस पोजीशन पे, यानी कि ये आपस में भी एक जैसे नहीं है। तो इसको मैं कहूंगी दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज अगेन डिफरेंट। ये तो इन दोनों से अलग है ही। क्यों अलग है? क्योंकि इसके साथ में यहाँ क्लोरीन है, जबकि इनके साथ में आपस में क्या थे, हाइड्रोजन्स थे। तो ये हो गया सी। तो यहां पे मेरे पास क्या है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। सेट नहीं बने हैं यहाँ पे, है ना, 3 तरीके के प्रोटॉन्स हैं मेरे पास। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के प्रोटॉन्स हैं। इसी तरीके से इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट्स बना लेते हैं। आज के लिए इतना ही। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास बुक्स होंगी, ठीक है, उसमें से आप हाउ टू आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी से आगे हम नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करते हैं। और अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, AKTU में काफी पूछा जाता है वो। थैंक यू फॉर नाउ।